हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और इसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे, तो इसे सारे कुछ करेंगे। लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is cell division. Friend, what do you mean to the cell division? A single cell divided many times and form a multicellular organism. Unicellular is a bacteria and protozoa divided and increasing in number. The injury tissue are replaced by a new cell through the cell division. Okay, friend? The injury tissue are replaced by a new cell through the cell division. Thus, the cell division is one of the most important activity in all organism. In this lesson you will be study about the two kinds of cell division and the process involved in them. Majority of the cell in a multicellular organism grow and then can divided. However, the cell like the nerves and muscle cells of animals and guard cells of plant do not divide. The process of cell division is almost same in all organism. A cell passes through the phase of growth, after which are able to duplicate their chromosome before they divided. This phase in the life of the cell constitutes their cell cycle. What do you mean to the cell cycle? There is a cell cycle. You can use the term of mother or parent cell for the cell that is undergoes division, and the daughter cells for the ones that are the result of the division. Before each daughter cell undergoes to division, it must be grow to be the same size as the mother cell. We can design this distinction between main phase in the life of cell: interphase, non-divided period, growth phase, and second is a dividing phase, also is called to the M phase. The M for a mitosis or metastasis. Friend, interphase is a growth phase and divided phase is a almost M phase, mean mitosis and metastasis. Here is the interphase. Interphase means the between the interval between two consequent cells division in the term interphase. Interphase at which their cell is not dividing. It is the longest period in the cell cycle. So in this figure, there are interphase is subdivided into three main period: is G1, S and G2.
here G1 gap 1 phase is the first phase of growth. This is the longest phase. Lot of protein and RNA are synthesized during this phase. Friend, the G phase is only for the is the longest phase. Here protein and RNA is synthesized this phase. So S are synthetic phase. It is a common next lot of DNA is a synthesis a chromosome containing a single double helical strand of DNA molecules. After the S phase, each chromosome become a longitudinous double split at the centromes, and there it has two molecules of DNA and the two chromatids. There each chromatid is contained to the molecule of DNA. The two chromatids are joined by their centromes and which do not divide at the stage to form a single chromosome. Shown in this picture. Here showing this picture, the G1 says is a when the S go to the S phase and go to the G2 phase, and here is a mutasis. The interface is under their cycle. The cell cycle consists of various stages G1 and S, G2 and M phase. There is important diagram for exam view. The next is G2 gap 2 phase. Whatever protein included to the histone are synthesized in this phase. The histone protein is synthesized in this phase. Cytoplasmic organelles and such as the mitochondria and Golgi bodies get duplicated. A centroid is also divided into two centroids containing in a single cytosome. So the second part is the M phase or dividing phase. There is represented by their symbol of M. It is a mutasis or mutasis. Given the figure, mitosis occurred so that during 2 period of chromatids and separate and the daughter chromosome. The daughter chromosome go to a daughter nuclei and cytoplasma divided from the two identical daughter cell. तो ये टॉपिक जो है कोशिका विभाजन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो होता है कोशिकाओं का विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो है आपको पता ही है कि छोटा सा जीव जब जन्म लेता है, चाहे अगर वो स्टार्टिंग स्टेज में हो तो कितना छोटा होता है और होते होते जो है इतना बड़ा बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये सब का कारण जो है कोशिका का विभाजन। कोशिका जो होती है वो विभाजन करके जो है इतना बड़ा सेल्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी आपको पता है कि जो इंसान होती है लाखों करोड़ों मिलियन सेल से बने होते हैं, तो ये सारे डिवीजन के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसी के विषय में जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन किस प्रकार होती है और ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। कहते हैं एक अकेली कोशिका बार बार विभाजित होती रहती है और एक बहुकोशीय जीव का निर्माण करती है, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं या कोई भी जीव हो। एक कोशिकीय में हमेशा याद रखना कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में जो होती है सिंपल जो होती है विभाजित होकर जो है अलग में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं क्षतिग्रस्त उत्तकों के स्थान पर नई कोशिका बन जाती है। आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद जो उसके ऊपर परत चढ़ जाती है और उस पर नई कोशिका आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे जो होते हैं सेल डिवीजन के कारण ही संभव है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो जो चीज़ कट पड़ गई है वो सदैव ही वैसा ही बना रहेगा और जो रक्त है उसका जो है हर्ष हमेशा होता रहेगा। इसलिए कोशिका विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार सभी जीवों में कोशिका विभाजन एक महत्वपूर्ण क्रिया है और इस पाठ में आप कोशिका विभाजन के दो विविधाओं उनमें से निहित क्रियाक्रम का अध्ययन भी करोगे और समझोगे। कहते हैं बहुकोशिकीय जीवों में अधिकतर कोशिकाओं में वृद्धि और फिर विभाजन होता है, पहले वृद्धि फिर विभाजन होता है। लेकिन प्राणी की तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका तथा पादपों की रक्षक कोशिका विभाजित नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है कि तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका और पादप की रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल्स ये कभी विभाजित नहीं होती। देखिए ये पीएमटी का क्वेश्चन बनता है कि जो प्राणियों में कौन कौन सी चीज़ों का जो होता है विभाजन नहीं होता है। तो याद रखना तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका और पौधों में सिर्फ जो होता है गार्ड सेल्स उसका विभाजन नहीं होता है। तो कहते हैं पीएमटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। मैं तो विश्वास है कि जो मैंने वीडियो डाला अगर वो आप लोग अच्छे से कर लेते हो ना तो पीएमटी के भी आप मार्क दे सकते हो, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, कहते सभी जीवों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्राय एक समान होती है। देखिए सभी जीवों में कोशिका विभाजन जो होती है एक सामान्य ही होता है। कोशिका वृद्धि की जो है प्रवस्था से गुजरती है, हर एक स्टेज से गुजरना इसका बनता है। तब उपरांत
वे विभाजन से पूर्व जो है गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी कर देने में सक्षम हो जाते हैं। यानी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, दुगुनी कर देती है, बढ़ा देती है। कोशिका के जीवन काल में होने वाली ये प्रवस्थाएं, यानी जो ये सब फेस होती है, सारी प्रवस्थाएं जो होती है, सारे फेस जो होते हैं, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल, यानी जो है कोशिका चक्र के रूप में हम जो है इसको परिभाषित भी करते हैं। कहते हैं कि कोशिका चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों होती है। देखिए, सेल साइकिल जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि विभाजन हो रही कोशिकाओं को जो है मात्र या जनक कोशिका कह सकते हैं, यानी जो आपको पता है कि मदर सेल्स कहते हैं, यानी मात्र या जनक कोशिका कह सकते हैं। और इसमें जो है उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं के संतति कोशिका यानी डॉटर सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी संतत कोशिका का मतलब होता है दोस्तों डॉटर सेल। इसे पहले की संतृप्त कोशिकाओं में और आगे विभाजन हो, इसमें वृद्धि होना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इसका आकार अपनी जो है मदर सेल के बराबर हो जाए। देखिए, अगर डॉटर सेल जब तक वृद्धि नहीं करेगी तब तक कैसे मदर सेल तक पहुंचेगी, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो है डिवीजन वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। हम किसी भी कोशिका के जीवन काल में दो मुख्य अवस्थाओं से देख सकते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन के जो जीवन काल है उसमें जो है दो फेज को महत्व दिया गया है। एक जो है अंतरावस्था यानी इंटरफेस माना गया है, वो अवधि जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहे हो वृद्धि प्रवस्था कहलाता है, यानी उसको अंतराल अवस्था यानी इंटरफेस कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है विभाजनकारी प्रवस्था यानी सेकेंडली जो होता है, जिसे हम एम फेस भी कहते हैं। एम फेस में दो चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसका हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं माइटोसिस या म्यूसिस के लिए, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके पश्चात जो है पहला अंतरावस्था। देखिए, अंतरावस्था क्या होती है, अंतर का मतलब होता है दो के बीच में, प्लस अवस्था यानी दो के बीच में क्या अवस्था है, तो दो अंतरांतों कोशिका विभाजन के बीच के अंतराल को अंतरावस्था कहते हैं। प्रस्ताव जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहे हो, कोशिका चक्र में यह सबसे लंबी अवधि होती है। ठीक है, ये सबसे लंबी अवधि होती है। अंतरावस्था के तीन प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है, G1S एंड G2। G1S एंड G2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। G1 गैप क्या होती है, देखिए इसमें बोला गया है G1 प्रस्तावना अर्थात पहली वृद्धि प्रवस्था यानी फेस, ये लंबी प्रवस्था होती है, लंबी जो होती है ये फेस होती है। इस फेस में जो है बड़ी मात्रा में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। देखिए दोस्तों, जो पहला है G1 उसमें जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्रिया है। उसके पश्चात दोस्तों आता है हमारा एस या संश्लेषित प्रवस्था। यह अगला प्रवस्था है, बड़ी मात्रा में जो है डीएनए का संश्लेषण होती है इसमें। देखिए, जो एस फेस होती है ना उसमें अधिक मात्रा में जो है डीएनए का संश्लेषण होना निर्धारित होती है। कहते हैं एक गुणसूत्र में जो है डीएनए अणु एकल दोहरी सर्पल्स होती है, यानी अणु का जो है दोहरी एकल दोहरी सर्पल्स होती है। इस प्रवस्था यानी एस फेस के पश्चात प्रत्येक गुणसूत्र के जो है रज्जु अनुदैर्ध्य रूप से दोहरा हो जाता है, पर गुणसूत्र बिंदु जो है सेंट्रोमियर्स पर ऐसा नहीं होता है। अंततः डीएनए के दो अणु और दो क्रोमोटिन्स बन जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्रोमोटिन में डीएनए का एक अणु होता है और दो क्रोमोटिड सेंट्रोमियर्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो अवस्था में विभाजित नहीं होता है उसको हम एकल गुणसूत्र कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर बताई गई G1 की फेज बताई गई है जो काफ़ी लंबी बताई गई हो, और जो है एस का फेज जो है थोड़ा शॉर्टर है और G2 का जो है बहुत शॉर्टर है। यहाँ पर जो है एम मिटोसिस फेज भी दर्शाया गया है, यानी ये अंतरावस्था इंटरफेस को भी पूरी तरह से दर्शाया गया। यानी ये जो है कोशिका चक्र में अनेक प्रवस्थाएं दिखाने का सबसे सरल और सरल साधन है, जिसमें G1S और G2 और M को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। उसके पश्चात दोस्तों हमारा है G2 यानी G गैप 2 प्रवस्था यानी फेस। इस जो फेस के दौरान और अधिक प्रोटीन हिस्टोन सहित का संश्लेषण होता है। यहाँ पर जो है हिस्टोन और प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका द्रव्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ग्लोब्यूल का दुगुनी संख्या में बन जाती है। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया ग्लोब्यूल का जो है दुगुनी संख्या में बनती है, जो कि महत्वपूर्ण एक बात रहती है। कहते हैं एकल सेंट्रोसोम के भीतर जो है स्थित सेंट्रोओल्स भी दो सेंट्रोओल में बढ़ जाते हैं, तो ये इसका काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है। उसके बाद है एम प्रवस्था यानी विभाजनकारी प्रवस्था। इस फेज का जो निरूपण संकेत एम द्वारा किया गया हुआ है, जैसे आप चित्र में भी देखे होंगे। ठीक है, एम म्यूसिस और मिटोसिस को दर्शाता है। ठीक है, कहते हैं इसमें सूत्री विभाजन मिटोसिस होने से इस प्रवस्था में क्रोमोटिन अलग हो जाते हैं और जो है संतृप्त गुणसूत्र बनाते हैं। संतृप्त गुणसूत्र जो है अतिरिक्त केंद्रित में चले जाते हैं और कोशिका द्रव्य
जो है बढ़कर दो सामान्य सभी कोशिकाएं निर्माण करती है, जैसे कि कोई चीज का निर्माण हो। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों, कोशिका विभाजन के प्रकार। द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ सेल डिवीजन। फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन? द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। There are two kinds of cell division: mitosis cell division and meiosis cell division. There is a mitotic cell division. Cell division is the growth and replacement of older cells by new cells, wherein their two daughter cells are identical and similar to the mother cell in all respect. Their mitosis cell division occur in the haploids as well as diploid cells. The mitosis cell division occur in the garnet for a sexual reproduction to the produce gamete. Their resultant cell X in a female and sperm in the male possess the half and chromosome number of that present in the parent cell. Their mitosis cell division take place only on diploid cell responsible for the production of the haploids spore is our gamete. So mitosis means the mitosis is a thread means a mitosis division into the four phase or stage term as. That is the first phase is a paraphase, metaphase, anaphase and telophase. Their phase refer to the change taking place in the nucleus. Here showing this diagram, the two chromosomes are dividing the paraphase, and there is a centralized phase is a centromere chromatids and there are spindle fiber aquatic. And secondly is a metaphases. Metaphases are two cells division by two different category. Their chromatide is a metaphase is divided and the anaphase. Here is a mistake of anaphase. Is it? You put the F, so is a mistake of printing. There is a last is a telophase. There is a chromosomes or nuclear membrane refer a cell membrane cytokinesis and kinases of the later telophase. The stage of metaphase is a animal stage of premises. There is a just one pair of chromosome in the divided cell. There is show the diagram is a clarity of your mind. So nucleus divided first and then the whole cell division. Division one of the nucleus to produce a two daughter cells. Nucleus is called kerokinesis division, and of the cytoplasma to give to the daughter cells is called cytokinesis. Here showing is a paraphase. It is a show the three subphases. The allele paraphases is the first, is a centroid divided and the each of the two enteroids starting moving to about to the opposite pole of the nucleus of the dividing cell. So chromosome appear as a long thread and start coiling. The nucleus in case to becomes less distracted. Here is the paraphase. I am showing this diagram. The duplicated centroids and the nuclei and the metatubulus or spindle and duplicated the chromosome made of two chromatids. So there is so the clarity. The second is a middle paraphase. So chromosome condensations is the complete and they become a short and thick. Second is that each chromosome is made of the two chromatids held together at their centromere, and each chromatid contain newly duplicated daughter DNA molecules. And the third is a lateral paraphase. Here, centroids reach their opposite pole of the dividing cell, and second is some spindle fiber extend from two pole to be a equator of dividing cell, and C is the nuclear membranes disappear. And nuclei is not a visible. And next is a metaphase. Here, a chromosome are brought to the equator of the cell with the help of the spindle fiber. Showing this diagram, there is one chromosome made of two chromatids joined near their centromeres and equator. The pair of centromeres at one pose, macrotubulus for their parts of the spindle, and chromatids joined to the spindle macrotubulus at their centromere. The B part is each chromosome become attached to the two spindle fiber by centromere, where is each centromere is the joint to the opposite pole. The sister chromatids are not be yet separated, showing this figure, and they become a centromeres are not divided. And the anaphase is the centromere of all their chromosome divided, and then each chromatid become a chromosome. Spindle fibers contract and pull of the centromere to be a opposite pole. So else their chromosome are pulled by the spindle fiber to the opposite pole there, and centromere where they acquire various shapes such as the V, J or I depending upon to the position of centromere.
and the D is the half of the number of chromosomes moved over to one pole and the other half to the opposite pole. The cytokinesis is begin as the cleavage for it to start from the periphery to about the center in animal cells, and the plant cells plate appear in the center that is grow centrifugally to about to variable. There is a so in this diagram. This diagram is a clarity for your mind. Their sister chromatide began to pull it to the opposite pole, and the microtubules of their spindle pulling the centromeres of their chromatide is the anaphase. Stage is anaphase. The next is telophase. Telophase is the chromosome uncoiled to form a chromatide network as their parent nuclei. So in this figure, telophase, and there is the clarity for your chromosome, and they are enclosed for the chromatide network in a telophase stage. Here is a B is a new nuclear membranes is a formed around to the each daughter nucleus. Nucleus is a appear again in the each newly formed daughter nucleus. There are next the cytokinesis. Here it is the process of the division of cytoplasma of a division cell into two. It is a narrates in the beginning of the telophase and the complete by the end of telophase. There is a mechanism of cytokinesis is different in the plant and animal cells. In animal cells, investigation of the plasma membranes proceed to the periphery of their cell to avoid the entire. In a plant cell is a progroplast cell plate is began to form the center of the cell and then expand to about to periphery. And so in this picture, here in this cytokinesis, there is cytokinesis present of cellulose, cell wall, and cell membranes, nucleus, and there is the cytoplasma. And position of the cells is a plate formed with their equator of spindle. Pinna vasculus, there is a coalescence to give rise to the new walls and membranes. They are important. The examiner is the asking for the question for exam. So the cytokinesis is important for exam view. And what is the significance of mitosis? Friend, what is the significance of mitosis? It is the equator division and the two newly formed or daughter cells are identically in all respects. And there is received to the same number of kind of chromosome as were in the mother cells. It is the only mode of reproduction in the unicellular organism, and it is a process by which the growth takes place in the multicellular animals and plants by constantly adding a more and more cells. It is also play a role in the repair during to growth. For example, it would be a helix or a generation of a damaged part, as in the tails of lizard. Friend, here is example of tail of lizard and the replacement of a cell lost during the chromonal wear to the tear as a surface cell is a skin of the red blood cell. The mitotic cell division, limited, unlimited. Friend, the growth by the mitosis occur in the limited or controlled manner to be extended to the require in the body. But at the time, due to some special case, the number of cells may be increased abnormally, which may be case of cancer. Cancer as the growing of mitosis division, it is an uncontrolled phase. So cancer is a dangerous for mitosis stage. In a plant tissue culture, a cell from a plant can be grown in a nutrient mediums where it is divided repeatedly by the mitosis to give an undifferentiated cell mass called the callus. The capable of differential into a plant in their presence of nutrient and specific growth hormones. In animal stem, cell culture is also based on the ability of the cell to divide it and give rise to be cell of a specific type. तो दोस्तों यहाँ पर कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में हमने चर्चा करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। एक सूत्री विभाजन होते हैं जिसको हम मिटोसिस डिवीजन कहते हैं, एक होता है असूत्री विभाजन जिसको हम मिटोसिस डिवीजन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में जो यहाँ पर जो है प्रिंट मिस्टेक हो रखा है, ठीक है, मिटोसिस का मियोटोटिक्स लिख रखा है जो गलत है, ठीक है, यहाँ मिटोसिस आएगा। ठीक है, असूत्री का मतलब होता है मिटोसिस। सो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लिखे हुए पर इतना ध्यान ना दीजिए क्योंकि ये जो है मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ पर वर्डिंग का। ठीक है, तो पहला याद रखना दोस्तों कि सूत्री जो है सूत्री विभाजन होता है, दूसरा जो था असूत्री विभाजन। तो पहले को जो है मिटोसिस कहा जाता है, दूसरे को मिटोसिस कहा जाता है। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा दोस्तों आता है इसमें कि पहला जो है सूत्री विभाजन यानी म्यूटेसिस। म्यूटेसिस ये विभाजन की वृद्धि के लिए तथा
नई कोशिका द्वारा पुरानी कोशिकाओं के जो है प्रतिस्थापन के लिए होती है, यानी नई कोशिका का जो होता है पुरानी कोशिका का प्रतिस्थापन के लिए होता है। कहते हैं सूत्री विभाजन में दो सदरी कोशिकाएं पूर्ण रूप से जनक कोशिका संतरित सामान्य होता है, यानी जो मदर सेल्स होता है उसके सामान्य होता है। कहते हैं सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होते हैं, इसे हम समसूत्री भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है, ये कई जगह भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध भी होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अर्धसूत्री विभाजन यानी म्यूसेसिस। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया कि यह जनन ग्रंथि यानी गेनार्ड्स ग्लैंड में होता है और लैंगिक जनन द्वारा युग्मक गैमेट के निर्माण के लिए होता है, यानी गैमेट जैसे बनती है उसके निर्माण में जो है म्यूसेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें परिमाणिक कोशिकाएं मादा में और अंडाणु नर में पांच शुक्राणु जनक कोशिकाओं में आदि संख्या में धारण करती है। यानी म्यूसेसिस डिवीजन जो होती है आप याद रखना कि मादा में जो होती है जैसे कि अंड का जो है निर्माण होती है और नर में जो होता है सब शुक्राणु यानी स्पर्म का जब निर्माण होता है तो इसमें जो है आधी संख्या में गुणसूत्र धारण करती है। ये विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही होती है जो अनगुणित बीजाणुओं या युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। इसे हम अर्धसूत्र भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो हमने जो है सूत्री विभाजन मीटेसिस और म्यूसेसिस के बारे में जो कि अर्धसूत्री विभाजन है हमने समझा। आगे हमारे समक्ष जो है कहते हैं सूत्री विभाजन का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों सूत्री विभाजन का मतलब होता है मीटोस यानी धागे। आप समझोगे कि धागे जैसा जो है संरचना आपको दिखेगा जब इसको देखोगे। तो सूत्री विभाजन के है 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसको हम पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अत्यावस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा कि पेरोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। दोस्तों याद करना अत्यंत ईजी रहता है अगर आप अच्छे समझते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये याद रखना बहुत ही मुश्किल आपके लिए होगा। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो इतना मुश्किल नहीं था इसको याद करना, और इसका डायग्राम तो बहुत ही मज़ेदार से किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग प्रोत्साहित करते हो, अगर अच्छा करते हो, आगे देखते हो या फॉरवर्ड भी करते हो, तो हो सकता है कि मैं आपको जो है इसको हाथों से बना के और अच्छे से जो है इसको लेवल करके भी दिखाऊं। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, मैंने पहले ही कह चुका हूं, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको भी जो है अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ आपके समझ जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर प्रस्तुत होगा और आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, कहते हैं मुझे ना फालतू वाला काम करने आता है, ना मुझे वो कुछ और करने आता है, ना मुझे आपको अधिक डिजिटलाइज करना है। मुझे सिर्फ आपको समझाना है, आपके सिलेबस को आपको समक्ष रखना है। क्योंकि कहते हैं ना, देखिए दोस्तों, दुनिया कहते हैं ना लोगों की दुनिया में हर कुछ समझ लो, नहीं, जो आपका सिलेबस है अगर आप उसी को लेकर अच्छे से चलिएगा ना तो एक अच्छा से अच्छा आप जो है बन सकते हो आगे चल के। आपको बहुत बायोलॉजी आपके हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो डॉक्टरी फील्ड हो, चाहे कोई भी टेस्ट फील्ड हो, जहाँ भी मर्जी जाइए। ठीक है, जब हम मेडिकल फील्ड में जाइए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन तब होता है जब आप अपना सिलेबस को अच्छे से समझ के आगे चलते हो। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि देखिए, जब सिलेबस बनाई जाती है तो सारी बातों को सोच के बनाई जाती है कि बच्चों को किस स्टेज पे क्या पढ़ाना है। ठीक है, तभी तो देखते हो कि कोई अगर नर्सरी क्लास के बच्चा होता है तो उसको हम पहले लाइन लगाना ही सिखाते हैं, चाहे आप अच्छे से स्कूल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो उसी तरह से सिलेबस जो ये लोग बनाते हैं या सिलेबस होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, सिलेबस अपना देखते नहीं और यहाँ वहाँ से जो है ज्ञान बटोरने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे पता क्या होते हैं, न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, ये कुछ भी करने लायक ही नहीं रह जाते हैं फिर, क्योंकि कहते हैं उनको अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं और उनको समझ ही नहीं रहता है। फिर कहते हैं अपना तो आप एग्जाम क्लियर कर नहीं पा रहे हो और आप यहाँ से वहाँ से ज्ञान के जो है भरमार करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिलेबस के रिगार्डिंग चलिए, देखिए, सिलेबस कोई बनाई जाती है तो कुछ सोच समझ के बनाई जाती है और उस लेवल की बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा तो विश्वास है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख लेता है, अच्छे से समझ लेता है, उसका पीएमटी भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आगे चल के उसको बहुत ही हेल्पफुल साबित भी होगा। तो ये और भी अच्छा करेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर। जब त्रिपाण सेंटर और बढ़ेगा तो कहते हैं ना, जो कहते समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ और बेटर होगा। तो इसलिए जो है आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए और भी अच्छा करे, इसलिए जो है आप प्रोत्साहित भी कीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। चलिए, ये बात तो था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारा म्यूटेसिस डिवीजन यानी सूत्री विभाजन जो होती है वो 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जिसको हम पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था, अत्यावस्था कहते हैं, यानी प्रोफेस, मेटाफेस एंड
एनीफेस एंड टेलीफेस में विभाजित होती है। ये प्रवस्थाएं केंद्र न्यूक्लियस के अंदर होने वाली परिवर्तन को संकेत करती है। ये याद रखना कि जो न्यूक्लियस में परिवर्तन होता है उसको ये चारों जो है संकेत करता है। पहले केंद्र विभाजित होता है और तब उपरांत पूरी कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिका के विभाजित होने पर दो संदृढ़ कोशिका बन जाने क्रिया को जो है कैरियोकाइनेटोसिस कहा जाता है, यानी कैरियोकाइनेटोसिस कहा जाता है। कहते हैं कोशिका द्रव्य के विभाजित होने से दो संदृढ़ कोशिका बन जाती है। इसे हम साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी बनता है। यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया होगा आपके समक्ष, ये डायग्राम अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहते हैं पहले स्टेज में आप देखोगे तो जो दो दिया गया है आप केले के शेप में आप देख सकते हो, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इसको आप देखोगे इसमें मदर और जो है फादर का दोनों का गुण सूत्र जो होते हैं इसी में अटैच होते हैं, ठीक है। अगर रंगील आप देखोगे ना तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो होती है, जो क्रोमोसोम होती है आपस में जो बढ़ता है वो माता और पिता दोनों का क्रोमोसोम होता है, यानी दो जोड़ी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यही धीरे धीरे जो है डिवीजन करके एक नया सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखे ही होंगे कि इसमें 3 फेस अभी जो दिख रहा है, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था और पश्चिम अवस्था जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले में तो आपको पता है कि पहले एक तो थोड़ा सा जैगोट बनती, छोटी सी बनती, जिसमें ठीक है सेंट्रोमेयर्स, सेंट्रिओल्स जो है प्रोफेज में आता है, और सेंटीमियर्स जो होती है क्रोमोटोम्स में तंतु जो बनती है धीरे धीरे बनती है, और धीरे धीरे जो होता है मध्य रेखा में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो पार्श्व अवस्था में आती है तो क्रोमोटिड्स होता है, लेकिन जब अंतावस्था या लास्ट फेज में जब जाता है तो जो होता है ये अलग बनने कोशिका झिल्ली सकुर्ती चली जाती है और ये 2 सेलों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये धीरे धीरे जो होता है क्रोमोसोम के अंदर झिल्ली जो है पुण्य बन जाती है। तो इस प्रकार जो होता है एक प्राणी कोशिका में सूत्री विभाजन की अवस्था, यह मानते हुए कि विभाजनकारी कोशिका केवल एक जोड़ी गुणसूत्र था, और इस तरह से जो है इसकी पूरी अवस्थाएं गुजरती है। कहते हैं आगे पूर्व अवस्था, इसमें 3 जो है उप अवस्थाएं दी गई। जो पूर्व अवस्था होती है इसके 3 अवस्थाओं में जो है बांटा गया है, और ये 3 अवस्थाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और इसका सबसे पहला अवस्था तो यही आता है आरंभिक पूर्व अवस्था, यानी अर्लियर पूर्व फेज। इसमें दोस्तों जैसे डायग्राम में भी आप देखोगे पूर्व अवस्था को दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो है क्लैरिटी करने की पूरी कोशिश की गई है। तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रिओल विभाजित होती है और 2 सेंट्रिओल्स में प्रत्येक विभाजनकारी जो होती है जो है कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जो है पहुंचने लगती है, यानी जो विपरीत होती रहती है, एक दूसरे से दूर होने लग जाती है और विभाजित होने की कोशिश करती है। जैसे आपने पहले भी डायग्राम में देखा होगा, गुणसूत्र जो है लंबे सूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं और कुंडलित होने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है दोस्तों, कुंडलित बनाने लग जाती है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात केंद्र का विस्तार होने लगता है और इसकी जो है स्पष्टता कम होने लग जाती है। उसके बाद मध्य पूर्व अवस्था में क्या होता है, यानी मिडिल फेज में क्या होती है, गुणसूत्र का सदन पूरा हो जाता है और ये छोटा और मोटा भी हो जाता है, यानी ये छोटा भी हो जाता है और ये मोटा भी हो जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमोटिन्स का बना होता है जो अपने अपने सेंटीमियर पर जो है परस्पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये आपस में जो है जुड़े रहते हैं। कहते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम में नव जो है प्रतिकृति बने और संतुलित डीएनए अणु विद्यमान रहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसको बनाता है। उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष है उत्तर पूर्व अवस्था, यानी लेटर फिर फेज। दोस्तों इसमें यही होता है कि सेंट्रिओल जो है विभाजनकारी कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, यानी अलग अलग वो डिवीजन कर जाते हैं। कुछ जो है तर्कतंतु ध्रुव से लेकर कोशिका के मध्य भाग तक फैल जाती है, यानी ये जो होते हैं तंतु धीरे धीरे जो है मध्य भाग तक ये फैल जाती है। केंद्र की झिल्ली जो है लुप्त हो जाती है, जो केंद्र की झिल्ली होती है यानी सेंट्रोमर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या जाती है दोस्तों, लुप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। कोशिका जो होता है दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी कोशिकाएं जो होती है दृष्टिगोचर नहीं होती है, गायब नहीं होती, वो दिखती है। उसके पश्चात हमारा आ जाता है मध्य अवस्था, यानी मेटाफेज। मेटाफेज जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही जो है अपना प्रभावशाली मध्य अवस्था में दिखाई जा गई है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। कहते हैं गुणसूत्र जो होती है तर्कतंतु की सहायता से अब कोशिका के मध्य भाग और गति करते हैं। इसमें जो है प्रत्येक गुणसूत्र जो है सेंटीमियर द्वारा 2 जो है तर्कतंतु के साथ जुड़ा होता है, जबकि प्रत्येक सेंटीमियर जो है विपरीत ध्रुवों से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप अभी देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दूसरे साइड चली जाती है, यानी इसके विपरीत साइड जो गुणसूत्र है जाती है। कहते हैं सिस्टर क्रोमोडिड्स अभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया है, ये अलग अभी नहीं है क्योंकि ये सेंटीमियर जो विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो मध्य अवस्था का जो है डायग्राम में भी पूरा क्लैरिटी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश भी किया गया है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पाश्चय अवस्था यानी एनाफेज। एनाफेज का भी अपना एक महत्व है। कहते हैं सभी गुणसूत्रों को जो है सेंटीमेयर विभाजित हो जाती है और फिर प्रत्येक क्रोमोडेट एक गुणसूत्र बन जाता है, यानी इनका जो होता है गुणसूत्र बनता है। कहते हैं तर्क तंतु संकुलित होने से और सेंटीमेयर के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने में लगता है, यानी ये तो दोनों जो होते तो दोस्तों होता है वो सेपरेट जब होती है तो ये दोनों दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये मूव करती है। यही तो इसकी खासियत, तभी तो एक नया जो सेल है वो जो है निर्माण होगी। कहते हैं जब गुणसूत्र जो है अपने सेंटीमेयर द्वारा तंतु जो है तर्क तंतु से विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं तो विविध आकृति जैसे वी जे या आई के हो जाते हैं और अलग अलग आकृति का बनना सेंटीमेयर की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी कैसा बनेगा वो सेंटीमेयर पर निर्भर करता है। उसके बाद है हमारे समक्ष आधी संख्या के गुणसूत्र, जैसे क्रोमोडेट एक ध्रुव की ओर गति करते हैं और दूसरे आधी संख्या गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर गति करते हैं और गति करके जो है एक अलग गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो यही बात जो है इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। साइटोकाइनेसिस जो है आरंभ हो जाती है क्योंकि अब प्राणी कोशिका में वृहद खांच यानी क्लेवेज फोर का बनना परिधि केंद्र की ओर आरंभ हो जाती है, यानी क्लेवेजिंग होना दोस्तों यहाँ पर शुरू हो जाती है। कहते हैं पादप कोशिका में जो है कोशिका प्लेट केंद्र में बनता है और अब केंद्रिक वृद्धि पर जो है परिधि की ओर जाता है। उसके पश्चात जो हमारा अंतिम है वो है टेलीफेस। ठीक है, टेलीफेस में आप देख भी रहे होंगे, इसका डायग्राम भी है जो कि जहाँ पर जो है दो जो है डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी दो सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें गुणसूत्र अब कुंडलित होकर क्रोमेटिन जालक का निर्माण करना आरंभ कर देते हैं, जैसा कि जनक केंद्रक में होता है। प्रत्येक संरचना जो है केंद्रक के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है और प्रत्येक नवनिर्मित संरचना केंद्रक में केंद्रिका फिर से दिखाई देने लग जाती है, यानी फिर से जो है न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम भी देखते होंगे। दोस्तों ये डायग्राम जो है कई बार महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है और कई बार एग्जाम में आया भी है, तो इसको आप अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये मेरा विश्वास है कि ये आने की चांसेस हमेशा एग्जाम में रहता है, कई बार आ चुका है, तो ये डायग्राम को जो है कर लेना। कहते हैं ये विभाजनकारी कोशिका को जो है कोशिका द्रव्य के दो भागों में विभाजित होने की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत जो होती है अत्यावस्था के शुरू में ही आरंभ हो जाती है और अंत्यावस्था समाप्त होते होते यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कहते हैं पादप कोशिका प्राणी कोशिका जो है साइटोकाइनेसिस अलग अलग प्रकार से होते हैं। प्राणी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का जो है अंतवल्य कोशिका भित्ति की परिधि के अंदर की ओर होती है, यानी उसका कोशिका भित्ति होती है अंदर की तरफ होती है। पादप कोशिका में जो होता है फ्रेगमेंटोप्लाज्म कोशिका पट्टल कोशिका केंद्र में बना आरंभ हो जाती है, तब परिधि की ओर ये फैल जाती है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में अभी आप देखोगे, सबसे पहले जो हमारा देखोगे कि जो है यहाँ पर परत दिखाई गई है वो स्लोस युक्त कोशिका भित्ति है। दूसरा जो है कोशिका झिल्ली है। ठीक है, उसके बाद केंद्रक पाया गया है और उसी के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य जो है पूरे में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका प्लेट की स्थिति पूर्व तुर्क में भी दिखाया गया है। बेसिकली की देखा जो है संगलित होकर नई भित्ति और झिल्ली बनाती नजर आ रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सूत्री विभाजन का महत्व। देखिए सूत्री विभाजन जो है कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसलिए सूत्री विभाजन जो है इसका महत्व भी अपना एक स्थान रखता है। कहते हैं एक जो है समसूत्री विभाजन है और इससे बनने वाले दो संतृप्त कोशिकाएं सभी जो है दृष्टि के सामान्य ही होते हैं। इन संतृप्त कोशिकाओं में उतने ही तथा उसी प्रकार के गुण पहुँचते हैं जो कि जनक कोशिका में होता है। एक कोशिका जीवों में जनन की यह एकमात्र विधि है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राणी और पौधों में निरंतर अधिक कोशिकाओं को बढ़ते रहने के कारण वृद्धि होती रहती है, तभी तो जो है छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है इन्हीं कोशिका विभाजन के कारण। वृद्धि के दौरान यह मरम्मत में भी योगदान देता है, यानी वृद्धि में अगर कोई चोट फूट लगता है तो उसमें भी जो है अपना योगदान देता है। उदाहरण के लिए घाव के भरने में, क्षतिग्रस्त भाग फिर से बनने में, जैसे छिपकली कटी हुई पूंछ। आपको पता ही होगा कि छिपकली जो है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए यानी अपने दुश्मन से बचने के लिए अपना जो है पूंछ को त्याग देती है, फिर क्या होता है उसमें दोबारा से पूंछ का जो है निर्माण हो जाती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। ठीक है, सामान्य टूट फूट के दौरान नष्ट हो गई कोशिका को जो है प्रतिस्थापन करता है। कहते जैसे कि त्वचा की सतही कोशिका के अलग अथवा लाल रुधिर कोशिकाओं के मामले में भी ये पाई जाती है, जो कि इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद हमारा समक्ष जो है
कोशिका सूत्री विभाजन यानी सीमित तथा असीमित। देखिए दोस्तों, कोशिका सूत्री विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि कई जगह पर इसका काम अलग ही होता है। कहते सूत्री विभाजन के जरिए वृद्धि सीमित और नियंत्रण तरीके से उसी सीमा तक होती है जितनी की शरीरों को आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष कारणों से कोशिका की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि होने लग जाती है, यानी प्रक्रिया असीमित चलती है जिसके कारण आपको कैंसर भी हो सकती है, क्योंकि कैंसर होती भी है इन्हीं कोशिका विभाजन की वजह से। अगर मान लीजिए कोशिका विभाजन ना हो तो कैंसर होने के चांसेस भी नहीं होगा। तो क्योंकि हम किसी चीज़ को इरिटेट कर देते हैं तो वो क्या करता है, कैंसर कोजिंग करने की कोशिश करता है। कहते हैं पादप संवर्धन में एक पादप कोशिका को पोषक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, जहाँ सूत्री विभाजन द्वारा यह बार बार विभाजित होकर अविभेदित यानी अनडिफरेंशिएटेड कोशिका पुंज जो है पुंज उत्पन्न करती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस जो होता है जो पोषण तत्वों को जो है विशिष्ट वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति में एक पादप में विभेदित हो जाता है। प्राणियों में भी स्टोम सेल संवर्धन यानी स्टेम सेल कल्चर कोशिका के विभाजन क्षमता पर ही आधारित होती है, जिसके कारण विशेष प्रकार की कोशिका बनने लगती है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।